नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। आपके अभी दो टॉपिक हो चुके हैं, मैटर हो चुका है और एक टॉपिक आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज हुआ। इस टॉपिक के बाद में मैं आपके एमसीक्यू करवाऊंगा जो मोर देन 50+ होंगे। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और एक दिन में पहले मैं बता दूंगा कि कब आपकी क्लास एमसीक्यू वाली होने वाली है। तो एक दिन पहले मैं बता दूंगा तो आप रिवीजन करके बहुत अच्छे से उस क्लास के अंदर इंटर करेंगे। रही बात आज आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से, तो आज का जो न्यू टॉपिक है आपका वो क्या होने वाला है। ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक की ओर में। न्यू टॉपिक। जी हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी, कल मैराथन थी, मैंने एक दिन पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, नमस्कार। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। है ना, तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज हमारा हुआ था, उसके आगे आज हमें जो नया टॉपिक पढ़ना है वो है आपका परमाणु एवं अणु। एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद हमें नई चीज इसी में एक टॉपिक रहेगा एटॉमिक मॉडल, वो हमें पढ़ना होगा। ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, बहुत बहुत प्यार आप सभी को भी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर है ना आई लव यू वगैरह, तो आई लव यू टू आप सभी को भी। ठीक है, बहुत बहुत प्यार। ठीक है, चलिए। तो प्यारे दोस्त हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब बात करते हैं कि इन दोनों में से छोटा कौन है, अणु छोटा है कि परमाणु छोटा है, ऐसा लगता है कि अणु छोटा होगा हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। लेकिन रियलिटी में अणु जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। तो छोटा कौन हो गया, यहाँ पर आपका परमाणु होता है, जो एटम होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है। अब जब हम एटम के बारे में परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें मन मस्तिष्क में एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छे से जो आती है वो क्या आती है प्यारी दोस्त, कि सर ये जो एटम है ये क्या बवाल है। ठीक है, तो भैया आइए हम इस एटम के बारे में, इस परमाणु के बारे में आपसे चर्चाएं करते हैं, वो सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। ठीक है भाई, जब सबसे पहले एटम के बारे में किस व्यक्ति ने बताया, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये एटम शब्द किसने दिया और क्या सोच समझकर ये शब्द दिया, तो एटम वर्ड गिवन बाय डेमोक्रिट्स, है ना, या डेमोक्रिट्स के द्वारा परमाणु शब्द दिया गया। डेमोक्रिट्स द्वारा परमाणु शब्द दिया गया। एटम वर्ड गिवन बाय, ठीक है, डेमोक्रिट्स। एक डेमोक्रिट्स एक और व्यक्ति होता है जो आप वहां पढ़ते हैं, है ना, कहां पर, जियोग्राफी में, वो अलग है, ये डेमोक्रिट्स अलग है ना। तो डेमोक्रिट्स ने पहली बार हम सबको परमाणु शब्द से परिचय करवाया कि भैया देखो एक परमाणु होता है। तो फिर लोगों ने पूछा कि अच्छा वो सब तो ठीक है, आपने एटम शब्द दे दिया, ये बताओ ये क्यों दिया, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, क्यों आपने यही शब्द लिया। तो फिर इन्होंने एक चीज बताई कि भैया जो एटम होता है ना, इसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे छोटा कौन होता है प्यारी दोस्त, याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट, सूक्ष्मतम, के सबसे बारीक, सबसे छोटा अगर कोई चीज इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हो सकती है तो वो एटम है। कि अच्छा इसलिए बोला कि हाँ। फिर एक और व्यक्ति डेमोक्रिट्स के समर्थन में आते हैं जिनका नाम था लिथुपियस। वो एक चीज और कह देते हैं कि अच्छा आपको ये समझ में नहीं आ रहा सबसे छोटा, कि सबसे छोटे का मतलब क्या होता है, हम समझाते हैं कि जैसे इस कागज के आप कई टुकड़े कर सकते हो, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन,
आप उस सीमा तक पहुंच जाओ जिसके बाद अब इसके टुकड़े और नहीं कर सकते हो। मतलब कि एक ऐसा स्थिति आ जाए जब ये टुकड़े होना बंद हो जाए, उसे कहते हैं अविभाज्य, इनडिविजिबल पार्टिकल, कि ये ऐसा कण है जिसके और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो डेमोक्रिट्स ने बाय डेमोक्रिट्स एंड लिथुपियस, पीयूष भी बोल देते हैं, कुछ पीएच बोल देते हैं, ठीक है, जो आपको लिखना हो। डेमोक्रिट्स एवं लिथिपियस द्वारा इसी एटम का एक और अर्थ बताया गया कि भाई इस एटम का जो मतलब होता है ना, ये एटमोस से बना है। कि एटम एटमोस से बना है, एटमोस्फियर की बात कर रहे हैं क्या? नहीं भाई, एटम एटमोस से बना है कि मतलब इंडिविजिबल पार्टिकल होगा, अविभाज्य कण होगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं एटम इंडिविजिबल पार्टिकल, या एटम इज अ इंडिविजिबल पार्टिकल। परमाणु का एक मतलब होता है, परमाणु अविभाज्य कण है। तो एटम इज अ इंडिविजिबल पार्टिकल, आप एटम को और नहीं तोड़ सकते। ठीक है साहब, ठीक है, ये इतना छोटा कण है कि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। कि चलो यार ये भी ठीक है, ठीक है, मतलब डेमोक्रिट्स ने एक वर्ड दे दिया एटम, एटम का मतलब ये हो गया सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, ठीक है, या सूक्ष्मतम, है ना, या सबसे छोटा कण। और लिथुपियस इनके थोड़े से और समर्थन में आते हैं, ये कहते हैं कि हाँ ये आदमी सही कह रहा है, इसके और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब ये इंडिविजिबल पार्टिकल है, सूक्ष्मतम कण है। ठीक है साहब, ये थी एटम के बारे में एक बिल्कुल बेसिक सी जानकारी। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जिनके बिना शायद एटम पढ़ना अधूरा हो, है ना, सन 1803 के अंदर वो एक अवधारणा प्रस्तुत करते हैं और 1808 में वो दुनिया के सामने आती है, 1808। इसीलिए कई किताबों में आपको 1803 मिलता है और कहीं 1808 मिलता है ना, सही ईयर हम 1808 ही मानते हैं। एटॉमिक प्रिंसिपल ऑफ डॉल्टन, है ना, या फिर डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। तो आइए अब हम देखने वाले हैं डॉल्टन ने परमाणु के बारे में क्या क्या कहा, है ना, और उन्होंने ऐसी क्या चीजें बताई परमाणु के बारे में कि जो आज भी पढ़ी जाती है। हालांकि इनकी बताई हुई अधिकतर चीजें आज गलत साबित हो चुकी है। जैसे इन्होंने कहा परमाणु के टुकड़े नहीं हो सकते, अविभाज्य कण है, ये लाइन स्टेटमेंट इनकी थी। उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया था, स्टेटमेंट इन्होंने दिया था डॉल्टन ने। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ये और टुकड़े नहीं हो सकते, फिर उन्हीं प्रिंसिपल में से इन्होंने उठाया डॉल्टन ने। लेकिन आज प्रोटॉन कहां से निकला, न्यूट्रॉन कहां से निकला, इलेक्ट्रॉन कहां से? अगर मुझे एक बात बताओ, परमाणु के टुकड़े नहीं किए जा सकते तो वैज्ञानिकों ने इन चीजों को ढूंढा कहां से? अगर डॉल्टन का ये स्टेटमेंट इतना ही सही था कि परमाणु अविभाज्य कण है, एटम इज अ इंडिविजिबल पार्टिकल, तो आज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कहां हुए? हमने परमाणु के अंदर नाभिक होता है, रदरफोर्ड ने सन 1911 में बता दिया। तो नाभिक कैसे पता चल गया? अगर टुकड़े किए ही नहीं जा सकते तो उसके अंदर की चीजें पता कैसे चली? जब आप, ये ठीक वैसी बात हो गई, इस घर में कोई नहीं जा सकता, लेकिन एक आदमी जाकर के बाहर बता रहा है इस घर के सबसे पीछे में किचन बना हुआ है, उसके पास में लेट बाथ बने हुए हैं, उसके आगे किचन बना हुआ है, उसमें एक कुर्सी पड़ी हुई है। अगर वो घर में गया होगा तभी तो जानकारी दे रहा है ना। क्या सर, बात तो सही है। सेम टू सेम यहां पर चीजें भी इनके साथ होने लगी। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहां पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। एटॉमिक प्रिंसिपल ऑफ डॉल्टन। तो डोल्टन का एटॉमिक प्रिंसिपल हम यहां पर पढ़ेंगे, जो सन कब आता है? 1808 में आता है। ठीक है, जो तीन को लेकर के बच्चे कंफ्यूज हैं, मैंने वो भी बता दिया कि क्या कारण है आप तीन को लेकर, लेकिन सही ईयर हम 1808 ही मानते हैं। भाई डॉल्टन ने अपने जब प्रिंसिपल या सिद्धांत दे रहे थे, इन्होंने कई चीजें समझाई हमें, कई चीजें बताई। पहली चीज तो वही बताई
कि सभी पदार्थ इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी है, चाहे सभी पदार्थ कह लो, यौगिक कह लो, तत्व कह लो, का निर्माण परमाणु से हुआ है। तो सभी पदार्थ, या पॉइंट नंबर 1, या यौगिक एवं तत्वों का निर्माण परमाणु से हुआ है। ऑल सब्सटेंस मैटर एंड कंपाउंड आर, याद रखिएगा, है ना, ऑल सब्सटेंस मैटर, है ना, सब्सटेंस का मतलब पदार्थ होता है, या ऑल मैटर कंपाउंड एंड एलिमेंट आर फॉर्म्ड बाय एटम। भाई सबसे अच्छा स्टेटमेंट था कि दुनिया की सभी चीजें किससे बनी हुई हैं, तो ऑल मैटर कंपाउंड एंड एलिमेंट फॉर्म्ड बाय एटम। दुनिया की हर एक वस्तु किससे बनी हुई है प्यारे दोस्त, ये किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी हुई है, परमाणु से मिलकर बनी हुई है। चलो ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है, आपने ये जानकारी हमें दी। तो ऐसा क्या है इसमें कि इसी से बनी है? देखो हर वैज्ञानिक के समय में, पुराने समय में वो सिद्धांत देते थे, क्रॉस क्वेश्चन करने वाले वो बहुत होते थे। तो इन्होंने दूसरी बात कही कि इसलिए परमाणु से बनी है कि परमाणु सूक्ष्मतम कण है। एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कि परमाणु सबसे छोटा कण है, इसलिए वो इससे बनी है। कि चलो आपकी ये बात मान ली, तुम्हें कैसे पता कि सन 1808 के आसपास तक एटम को नहीं तोड़ा गया था? आप जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखते हो, ये इनके नियम के काफी बाद में आए। ठीक है, तो ये बाद में डिस्कवर की, उस समय कुछ था ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि भैया जो एटम है ना, उसे नहीं तोड़ा जा सकता, आप तोड़कर दिखा सकते हो, तो मैं ये स्टेटमेंट गलत कर दूंगा। तो किसी को पता था ही नहीं। तो भाई तीसरी चीज इन्होंने एक बिंदु और कहा, परमाणु अविभाज्य कण होता है। एटम इज अ इंडिविजिबल पार्टिकल। हम एटम को और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। चलो ठीक है साहब, परमाणु अविभाज्य कण है। तो आप, है ना, किसी ने पूछा कैसे है बताओ, कि मैं नहीं तोड़ पा रहा हूं इसलिए मैं कह रहा हूं अविभाज्य है। अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते तो आप तोड़कर दिखा दो, है ना। भाई इन्होंने ये भी सामने वाले के ऊपर थोड़ा सा दबाव तो बना ही सकते थे कि अच्छा अच्छा ठीक है। तो अगली चीज कि अच्छा और बताओ आपने क्या चीज कही है, कि देखो मैं ये कह रहा हूं कि सभी पदार्थ यौगिक तत्व का निर्माण परमाणु से हुआ है। दुनिया के अंदर जितने भी आप तत्व खोजोगे वो किसी परमाणु से बने हुए हैं। तो उसमें क्या है, हम भी बना देंगे। कि यही तो दिक्कत है, आप सोना बनाने के लिए सोने के ही परमाणु लेकर बना सकते हो, मतलब कि नहीं समझ में आया कि परमाणु को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। चौथी लाइन इनकी बड़ी फेमस हुई कि परमाणु को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। एटम नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि चलो एक काम करते हैं, एक वैज्ञानिक ने कहा मैं लोहे का चूरा कर दूंगा, कि हाँ ठीक है करो, और जमीन में मिला दूंगा। क्या भैया तुमने जमीन में मिला दिया तो उसके परमाणु जमीन में चले गए, खत्म थोड़ी हुए? कि हाँ यार बात तो सही है तुम्हारी। कि मैं बना लूंगा, कि बना के दिखाओ, कि मैं इसमें से इसको अलग कर रहा हूं, है ना, आयरन ऑक्साइड में से आयरन, कि तब भी तुम लोहे के परमाणु ले रहे हो। मतलब आप स्वतंत्र रूप से न तो किसी परमाणु को बना पाओगे, न किसी को नष्ट कर पाओगे। तो भैया इनके ये चार स्टेटमेंट वापस से मैं दोहरा देता हूं। सभी पदार्थ यौगिक तत्वों का निर्माण परमाणु से हुआ है। परमाणु सूक्ष्मतम कण है, एटम इज है ना भैया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। परमाणु अविभाज्य है ना, एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल, इसे नहीं तोड़ा जा सकता, न ही इसे बनाया जा सकता है, न ही इसे नष्ट किया जा सकता है।
कि ठीक है साहब, ये तो हमने मान लिया कि और कुछ है परमाणु के बारे में, कि हाँ, मैं जब परमाणु के ऊपर रिसर्च कर रहा था, डॉल्टन साहब ने कहा, मुझे इस पर आवेश नहीं मिला। कि आवेश मतलब न तो इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, न इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, तो मैं ये कह सकता हूं कि परमाणु विद्युत उदासीन है, एटम न्यूट्रल इन स्टेट होता है, परमाणु उदासीन होता है। तो इन्होंने पांचवा कथन जो कहा, वो कहा परमाणु उदासीन होता है। एटम न्यूट्रल इन स्टेट। ठीक है, हालांकि लोगों ने इनसे पूछा कि क्यों होता है, तो इन्होंने कहा कि परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता इसलिए उदासीन होता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा यह तो हम सबको पता है कि आवेश नहीं होता, उसको उदासीन कहते हैं, लेकिन इस पे आवेश क्यों नहीं है, ये उदासीन क्यों है, ये तुम लाइन कह रहे हो तो ये सिद्ध करो। बंदा ये चीज नहीं बता पाया कि परमाणु उदासीन क्यों होता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए इतने अच्छे से कि ये क्यों है, ये किस कारण से है, ये क्या चीज होती है, ये नहीं बता पाए। अब मैं डॉल्टन के कुछ स्टेटमेंट आपको देता हूं जो मोस्ट रिपीटेड रहते हैं एग्जाम के अंदर, याद सीधे पेपर में छपते हैं, कि बताइए इन निम्न में से क्या सही है, या डॉल्टन का स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, पहली चीज, इनके कुछ स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट ऑफ डॉल्टन, डॉल्टन के कथन, इनके वो कथन जो बड़े फेमस रहे हैं, जो एग्जाम के जान रहे हैं, है ना। तो डॉल्टन के कथन, स्टेटमेंट ऑफ डॉल्टन, तो डोल्टन ने ऐसे क्या कथन कह दिए, डोल्टन ने ऐसी क्या जानकारी दे दी कि इनके ये स्टेटमेंट, जैसे आपने कई बार हिस्ट्री वगैरह में पढ़ता है ना कि ये किसने कहा था, दिल्ली अब दूर नहीं, तो ऐसे पढ़ते हो ना, ऐसे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कई ऐसे कथन कह दिए जाते हैं, हालांकि कुछ नियम के आधार पर कहे जाते हैं। तो डॉल्टन का ऐसा कौन सा कथन था जो इतना फेमस हुआ। इन्होंने कहा कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, है ना। ये कई बार आपने एग्जाम में इस पॉइंट को देखा होगा कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला सबसे छोटा कण कौन सा हो गया, मोलिक्यूल हो गया, क्योंकि ये तो स्वतंत्र होता नहीं है सबसे छोटा कण। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एटम नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। तो परमाणु कभी भी स्वतंत्र नहीं पाया जाता। आप सोचो कि ये परमाणु स्वतंत्र है, ये पाया जाएगा, नहीं होता। ठीक है, तो ये पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज इन्होंने ये कहा कि अणु जो होता है ना, वो स्वतंत्र पाया जाता है, खैर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, पहली चीज। दूसरा, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, दूसरा कथन इनका क्या था, इन्होंने कहा कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो परमाणु जो होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, वो रासायनिक क्रिया को पूर्ण करवाने में अपना योगदान देगा। ये दो कथन दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब एक चीज, कि वह सूक्ष्मतम कण कौन सा है जो स्वतंत्र पाया जाता है, जिसमें पदार्थ के सारे गुण होते हैं। तो ये भी इन्होंने बताया था कि परमाणु स्वतंत्र नहीं पाया जाता, तो इन्होंने कहा था स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला सबसे छोटा कण अणु है जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं।
ये प्रश्न सीधा बनता है। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला सबसे छोटा कण कौन सा है जिसमें पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, यही प्रश्न है। आंसर आपका होगा अणु। ऑप्शन में क्या मिलेगा? मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल फाउंड इन फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना, विच फाउंड इन फ्री स्टेट, ऐसा लिख लीजिए इसको। विच फाउंड इन फ्री स्टेट एंड all property of matter found in molecule, और उसमें उस पदार्थ के सारे गुण पाए जाते हैं। तो भैया ये कथन मोस्ट रिपीटेड है, याद रखना। ये नहीं पूछते कि डॉल्टन का कथन है, सीधा पूछते हैं स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला सबसे छोटा कण कौन सा होता है। अभी हम परमाणु ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये डॉल्टन का कथन है, इसलिए हमने इसको यहां शामिल किया है। क्योंकि जब हम मॉलिक्यूल पढ़ रहे होंगे तब हम इस पॉइंट को लिखेंगे, लेकिन तब हम ये नहीं बोल पाएंगे कि भाई ये कथन किसका था, ये स्टेटमेंट किसका था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो डॉल्टन के कथन के तौर पर बड़े फेमस हुए हैं। चलो ठीक है साहब, मान लिया कि डॉल्टन के कथन थे। अब इसी से जब डॉल्टन ने ये कथन कह दिए, तो लोग परमाणु से बहुत सारी चीजें बनाते हैं कि जो एटम होते हैं उनको कुछ भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कि सर कैसे पढ़ते हैं, मतलब समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, जैसे कि परमाणु की बात करें हम, एटम की बात करें, तो ये प्रश्न इस तरह से आते हैं कि बताइए H2SO4 के अंदर कितने एटम हैं, कितने परमाणु हैं? हैं? इसमें परमाणु कितने हैं? हाँ, अब कुछ नहीं करना, जितनी बार जो आया उनकी गिनती करके टोटल लिख दो। हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। सल्फर कितनी बार है? 1 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 बार। 4 और 3 7, तो इसमें 7 परमाणु है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे। तो इस तरह से जितनी चीजें हो सकती हैं, कुछ चीजें होती हैं, देखो मैं आपको समझाता हूं। भाई सबसे पहली चीज कि एक परमाणविक क्या होता है। एक परमाणविक क्या होते हैं? इंग्लिश में मोनो एटॉमिक कहते हैं। ठीक है, दूसरा डाई एटॉमिक क्या होते हैं? द्विपरमाणविक क्या होते हैं? नंबर थर्ड, त्रिपरमाणविक क्या होते हैं? ट्राई एटॉमिक। और नंबर 4, पॉली एटॉमिक क्या होते हैं? बहुपरमाणविक क्या होते हैं? भाई सिंपल सा फंडा है, जिसमें एक परमाणु या एक एलिमेंट पाया जाए, एक तरह के परमाणु, जिसमें 2 परमाणु हो वो द्वि, जिसमें 3 परमाणु हो, एक तत्व में एक ही तरह के परमाणु हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, या 3 से अधिक हो। ठीक है, हाँ 3 से अधिक। मोर देन 3। अब मोनो एटॉमिक में आप किसको शामिल करते हो? जैसे कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। आपके माइंड में आ रहा होगा सर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो लिख सकता हूं। हाइड्रोजन गैस को आप H2 लिखते हो, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 है। तो यहां पर ये क्या हो गया? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन,
जीनोन और रेडॉन। द्विपरमाणु में उन सभी गैसेस को आप यहां ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और कुछ याद आ रहा है? चलो अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है, और भी कोई आपको दो याद आ जाए, है ना, इनको भी यहां शामिल कर सकते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एक कार्बन एक ऑक्सीजन डाई एटॉमिक हो गया। ठीक है, तो ये CO हो गया। इस तरह से त्रिपरमाणिक, त्रिपरमाणिक जिसमें तीन हो भैया, तो O3। अब ओजोन के भाई सीधी सी बात है, इसको ओजोन कहते हैं। ठीक है, तो ओजोन में कितने ऑक्सीजन के मोलिक्यूल है ना, तो ये तीन है। भाई जैसे कि मैंने H2O बोल दिया, तो दो हाइड्रोजन और एक क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये तीन हो गए। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दो ऑक्सीजन और एक क्या हो गया, कार्बन हो गया, तीन हो गए। ठीक है, तो Cl2, F2, N2, O2, CO, H2 दो होने चाहिए, गिनती कर लो बस आप, सिंपल सी बात है। तीन से अधिक भैया किस में हो सकते हैं, तो उदाहरण के तौर पर आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे सल्फर में 8 होता है ना, फॉस्फोरस के 4 अणु होते हैं एक साथ में, आप यहां पर H2SO4 ले सकते हैं। तीन से ज्यादा चले जाओ बस, वो बहुपरमाणविक हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक हो जाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न आपके कैसे आते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा अब। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने पहला बताया, विच इज मोनोएटॉमिक, इनमें एक परमाणविक कौन है, अब देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि सभी एक परमाणविक है, लेकिन यही कंफ्यूजन है एग्जामिनर का आपके लिए, यही कंफ्यूजन है एग्जामिनर का आपके लिए। O2 कैसे होगा, तुम लिख ही O2 रहे हो भैया, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन के दो अणु हैं, H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन के दो अणु हैं, N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन के दो अणु हैं, N+N। ये दो का मतलब ही यही होता है। ठीक है, आज याद रख लो इनको। O2 का मतलब ऑक्सीजन नहीं होता, O2 का मतलब ऑक्सीजन के दो अणुओं से होता है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, हीलियम होगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जब भी गैस के फॉर्म में देखी जाएगी तो N2 के तौर पर, क्लोरीन Cl2 के तौर पर, और हाइड्रोजन H2 के तौर पर। अब जैसे कि मैं आपसे ये पूछता हूं, एक प्रश्न पूछ लिया, CH3COOH में कितने परमाणु हैं। अब इसको बच्चा बड़ा कठिन प्रश्न समझता है। 6, 7, 8, 9, जवाब दो कितने हैं। नंबर ऑफ एटम बताना है। तो भैया एक कार्बन, तीन हाइड्रोजन, एक कार्बन, है ना, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, तीन और एक चार और एक पांच और दो सात और एक आठ। ठीक है, चलो एक लास्ट प्रश्न पूछता हूं, उसके बाद आप सभी जवाब देंगे। चलो इतने का ही बता दो बस। K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस, इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मुझे भी गिनना पड़ेंगे। हाँ, मैं तो मन से बना रहा हूँ प्रश्न, कोई लेके थोड़ी आया।
एन क्यों नहीं होगा? तत्व या एलिमेंट के रूप में सिर्फ आप एन लिखते हैं, लेकिन नाइट्रोजन ये जो है ये पाया कैसे जाता है? गैस के फॉर्म में। वायुमंडल में गैस के रूप में आप नाइट्रोजन को व्यक्त करते हैं। तो नाइट्रोजन जब भी पाया जाएगा वो हमेशा N2 के रूप में ही देखने को मिलेगा स्वतंत्र अवस्था में, इसलिए उसको हमेशा N2 लिखते हैं। एन उसका सिंबल है बेटा, ऑक्सीजन का ओ सिंबल है, लेकिन ऑक्सीजन वायुमंडल में हमेशा O2 के फॉर्म में पाई जाती है। जब भी रिएक्शन करवाओगे O2 ही करवाओगे। अब देखो, है ना, इसलिए ये बेसिक सी चीज है ना, इसको सिंपल सी बात है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस होती है तो O2 लिखते हैं अपन, है ना, सिंपल सा फंडा है, घबराओ मत उसमें। नेचुरली प्राकृतिक रूप से हमेशा वो O2 के फॉर्म में ही पाई जाए। सर हम अलग कर लें, आपके अलग करने की या वैज्ञानिकों के अलग करने की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखो यहां पर बच्चा गलती क्या करेगा, इस वाले में गलती होगी उससे, तो और कहीं नहीं होगी। दो हो गया, है ना भैया, सल्फर एक बार, ऑक्सीजन 4 बार, प्लस एल्यूमिनियम 2 बार। अब देखो ये इस तरह से लिखा हुआ है SO4 होल थ्राइस। अब मैथ्स में अगर किसी के बाहर गुणा होता है तो वो पूरे में गुणा होता है ना, कि हाँ सर, तो मतलब ये सल्फर कितनी बार है? 3 बार, प्लस और 4 बार ऑक्सीजन यहां है और 3 का गुणा होगा तो 4 तिया कितना होगा? 12 होगा। ये इस तरह से निकलेंगे, ठीक है, ये इस तरह से निकलेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलो, तो 12 और 3 15, 15 और 2 17 और 4 21, 21 और 1 22, 23 24। ठीक है, 2 और 1 3 4, है ना, 3 और 4 7, 7 2 9, 9 और 3 12, 12 और 12 24। 24 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से काउंट होंगे। चलो एक और कर लो, चलो कभी उसमें गलती हुई हो आपसे। Na2B4O7.10H2O, ये बोरेक्स या सुहागा का फॉर्मूला है। चलो काउंट करो इसमें, आंसर बताओ कितना होगा, उसके बाद हम परमाणु की संरचना पर चलेंगे। जवाब दो फटाफट। रासायनिक परिवर्तन के आधार पर अवस्था नहीं बताई, वो उसका टॉपिक अलग है। मिश्रण, कंपाउंड, यौगिक, वो टॉपिक अलग है आपका, तो एक टॉपिक और होगा, ठीक है, घबराओ मत अभी, है ना, वो रासायनिक परिवर्तन नहीं, है ना, उसका टॉपिक ही अलग है ना। तत्व क्या होते हैं, है ना भाई, सीधी सी बात है, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, विलयन क्या होते हैं, वो टॉपिक अलग है। चलिए आइए देखते हैं, सोडियम कितनी बार है? 2 बार, है ना। बोरोन कितनी बार है? 4 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है? 7 बार। प्लस हाइड्रोजन कितनी बार है? 20 बार। और ऑक्सीजन कितनी बार है? 10 बार। ठीक है, तो भैया ये 10 दूना 20 हुआ और ये 10 हुआ, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं था। तो 7 और 4 11, है ना, 7 4 11 12 13, 13 और 20 10 30, 10 40 और 3 43, 43 इज द राइट आंसर। चलो, है ना, कुछ बच्चे ने 34 भी लिख दिया भाई, यही तो चीज होती है।
आप बेसिक मैथ्स भूल जाते हो कि अगर किसी वस्तु में नीचे भी गुणा हो रहा है ऊपर भी है तो आगे का नंबर तो सबका ही है। ये तो बेसिक मैथ्स है यार। तो 2 ये हो गया था, 4 ये हो गया था, 7 ये हो गया, 7 4 11, 12 और 1 13, 10 दूना 20, 10 एकम 10, 20 10 30, 30 और 13 43। ठीक है, 30 और 13 43, 43। ठीक है, बात समझ में आई? देखो, कुछ बच्चे लगातार एक चीज बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, है ना, डाउट ग्रुप में, डीप पढ़ाओ डीप। भाई अभी मुझे पढ़ाते हुए 4 क्लास भी नहीं हुई है, हाउ कैन यू डिसाइड इट कि डीप नहीं है? हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट कि ये डीप नहीं है? डीप की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, जब आपको पता है ये डीप नहीं है या डीप क्या होता है आप, तो फिर आप एक पेपर ही डिजाइन कर लीजिए ना कि हमारे पेपर में ये आएगा। ठीक है, तो पढ़ाना कैसे है, सिलेबस क्या कर रखना है, किस लेवल पे ले जाना है, कब कौन सी क्या चीज मुझे एक्सप्लेन करनी है, ये मुझ पर छोड़ दो, है ना, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा तो आपका सिलेक्शन आपके नजदीक आएगा। आपके हिसाब से अगर हमें पढ़ाना होता तो फिर तो हो गया था काम। ठीक है, तो पढ़ाना कैसे है वो हम पे छोड़ दो, पढ़ना कैसे है पहले ये निर्धारित आप खुद कर लो अपने लिए। चलिए भैया, अब हम आते हैं थोड़ा सा यहां से आगे पर। अब हम बात करते हैं परमाणु की संरचना, एटम के स्ट्रक्चर पर। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, परमाणु किस तरह से बिहेव करता है, क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, डीप केमिस्ट्री पढ़ाओ। ठीक है, अब ये कमेंट अगर इस लड़के का है इसको ब्लॉक कर दो यहां से। ठीक है, मैंने कह दिया कि हम पढ़ाएंगे उस हिसाब से ही आपको, लेकिन अब इसका कॉपी पेस्ट आता है, इसको ब्लॉक कर दो यहां से। ठीक है, फिर देख लेंगे जो भी है। वो कहते हैं ना कि एक गांव में एक महात्मा जी आए, सुनिएगा। ठीक है, उस गांव में 100 लोग रहते थे। एक महात्मा जी एक गांव में प्रवेश किए। ठीक है, तो एक महात्मा जी एक गांव के अंदर आते हैं। गांव वाले पूछते हैं, उस गांव में 100 लोग रहते थे, कि बताइए है ना महात्मा जी, हमारे गांव का उद्धार नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा आपके गांव में 3 मूर्ख हैं। तो ये सबसे पहले डीप सिलेबस वाला आता है, आपने मुझे मूर्ख कैसे कहा? तो महात्मा जी ने एक बात कही कि भैया मैंने तो ये कहा आपके गांव में 3 मूर्ख हैं, तुम ही सामने क्यों आए 100 में से 97 तो नहीं आए? बात समझ में आई? तो बस इतने में समझ जाओ आप। भाई 3 टॉपिक नहीं हुए हमारे अभी पूरे, है ना, कायदे से तो दूसरा ही चल रहा है। चलो परमाणु की संरचना की बात करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि श्रोडिंगर साहब ने पहली बार एटम का स्ट्रक्चर दिया, परमाणु की संरचना दी। ठीक है, तो परमाणु की संरचना आप जितना सोच रहे हैं ना उससे भी डीप जाएंगे हम, उतना लेवल लेके चलेंगे हम। ठीक है, अभी तो शुरुआत ही हो रही है, मतलब आप ये सोचते हैं कि बेस बना ही नहीं, सीधा डीप पढ़ लें। तो जब बेस ही तैयार नहीं होगा तो हाउ कैन यू ट्रीट लाइक दिस क्वेश्चंस? ठीक है, आप उन प्रश्नों को किस तरह से समझेंगे, किस तरह से करेंगे, जब आप डीप का मतलब बेस ही भूल जाओ, बेसिक पढ़ो ही मत। कभी भी आप किसी एग्जाम के अंदर जाते हैं, मैथ्स वगैरह भी पढ़ते होंगे, तो शुरुआत में आपको क्या पढ़ाया जाता है नॉर्मली, है ना भाई, सीधी सी बात है, नंबर सिस्टम पढ़ा, ये तो हमको आता है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर, है ना, बोर्ड मास भी हमको आता है, जोड़ना घटाना। लेकिन फिर भी टीचर पढ़ाता है और बाद में डीप ले जाता है। तो डीप कब जाना होता है यही नहीं पता है आपको, 2 क्लास हो रही है डीप जाओ डीप जाओ, डीप की डेफिनेशन ही नहीं पता है आपको। ठीक है, चलिए आइएगा। तो परमाणु की संरचना, सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो जानकारी अगर बात करें, तो परमाणु कैसा दिखता है, क्या चीज होती है, ये एरविन श्रोडिंगर के द्वारा बताया गया था। परमाणु सिद्धांत तो डॉल्टन ने दिया, लेकिन इन श्रोडिंगर साहब ने इस चीज की जानकारी सबसे पहले दी। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, और बीचों बीच एक संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो भैया बीच में एक गोला और होता है ना। अब ये परमाणु की संरचना है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ठीक, चलिए, अब ये बीच वाली जो संरचना आपको दिखाई देती है,
ये न्यूक्लियस होता है, ये नाभिक होता है ना। और ये जो बाहर रिंग दिखाई देती है, इन रिंग में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर पाए जाते हैं? आपका जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, ये नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन भी नाभिक के अंदर है, न्यूट्रॉन भी नाभिक के अंदर है। ये एटम का एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो भैया ये आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। नाभिक के बारे में, या नाभिक या न्यूक्लियस की हम बात करें, एक स्लाइड हम अगली ले लेते हैं। ये तो बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने बना ही दिया एक बार। नाभिक, नाभिक की खोज या नाभिक को डिस्कवर्ड किसने किया? तो 1911 में इसकी डिस्कवरी होती है। और रदरफोर्ड साहब पहली बार नाभिक के बारे में जानकारी देते हैं। किसके बारे में? ठीक है, तो रदरफोर्ड साहब ने क्या दिया सन 1911 में? ये जानकारी है ना दी कि भैया नाभिक पाया जाता है। अब एक चीज यहां से और डीप निकल कर आती है कि भैया एटॉमिक मास क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? और परमाणु द्रव्यमान के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? हालांकि ये चीज मुझे हजम नहीं हुई। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर डोल्टन ने परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया, तो इनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता होगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में या बाद में क्यों होती है? तो ये चीज मुझे आज तक हजम नहीं हुई, किताबों ने ये लाइन क्यों लिखी हुई है। देखो, आप कई बार पढ़ते हो, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, आगे चलकर के रदरफोर्ड ने नाम दिया, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। जब ये परमाणु द्रव्यमान की जानकारी रदर है ना किसको, है ना, जॉन डॉल्टन को थी, तो भाई ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान, तो ये चीज मुझे हजम नहीं हुई। हाँ, इसलिए हम इसको लिखते भी नहीं है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान एक्चुअल में किसका द्रव्यमान होता है? नाभिक का। इसीलिए कभी एग्जाम में ये आता भी नहीं है, क्योंकि द्वंद्व वाली चीज है। आज तक ये प्रश्न कभी नहीं आया कि परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानकारी किसने दी। नाभिक का द्रव्यमान। तो मास ऑफ न्यूक्लियस। तो परमाणु द्रव्यमान एक्चुअल में किसका द्रव्यमान होता है? नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान ही आपका क्या है? परमाणु का द्रव्यमान है। चलो, ये ठीक है, ये स्टेटमेंट हमको समझ में आ गया। अब ये जो परमाणु द्रव्यमान है, एक्चुअल में दो चीजों से मिलकर बनता है। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का क्या होता है? योग होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं और जितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उन दोनों की संख्या का ये योग होता है। और इन दोनों की संख्या के योग को ही हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? परमाणु का द्रव्यमान बन जाता है। क्या बन जाता है? परमाणु का द्रव्यमान बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो एटॉमिक मास नाभिक का द्रव्यमान होता है, और ये प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। एक्चुअल में एक वर्ड इन दोनों के लिए कॉमन यूज किया जाता है, न्यूक्लियॉन।
क्या वर्ड यूज किया जाता है? न्यूक्लियोन क्या होता है? न्यूक्लियोन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोन कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या कहते हैं? क्या वर्ड यूज करते हैं इन दोनों के लिए? न्यूक्लियोन वर्ड यूज करते हैं। तो न्यूक्लियोन क्या चीज है भैया? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ जो कहा जाता है वो न्यूक्लियोन होता है। ठीक है। कि सर फिर एटॉमिक नंबर क्या होता है ना? अभी आपने परमाणु द्रव्यमान समझा, नाभिक का द्रव्यमान या प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को मिला दिया जाए। इसी तरह से एक वर्ड निकल करके आता है कि भैया एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है। जब भी हम ये वर्ड पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक, तो सबसे पहली चीज कि इसके बारे में खोज किसने की या इसके बारे में जानकारी पहली बार किसने दी है? तो इसकी खोज का श्रेय सन 1911 में हेनरी मोसी को जाता है, जिन्हें हम हेनरी मोसले कहते हैं, जो आगे चलकर सन 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है। तो भैया सन 1911 के अंदर परमाणु क्रमांक की खोज हो जाती है। सर परमाणु क्रमांक होता क्या है? एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या ही, प्रोटॉन की संख्या ही आपका क्या होती है? ठीक है, परमाणु क्रमांक होती है। ऐसा क्यों कि प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक होगी? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या कभी नहीं बदलती है ना? क्यों लिया गया? हेनरी मोसले ने कहा था, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन नेवर चेंज, है ना, इन एनी, नेवर चेंज ही लिख लो। ठीक है। प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती है। इस कारण से पहली चीज के प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, प्रोटॉन के साथ ऐसा नहीं है। न तो कभी प्रोटॉन किसी तत्व का कम होगा, और सबसे मेन दूसरी चीज, ठीक है, प्रत्येक तत्व में प्रोटॉन की संख्या अलग होती है। प्रत्येक तत्व में प्रोटॉन की संख्या अलग होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन डिफरेंट एलिमेंट। आपने 118 तत्व देखे, 118 तत्वों में किसी में भी एक समान प्रोटॉन नहीं है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, हीलियम में दो है, लिथियम में तीन है, बेरिलियम में चार है। ठीक है। तो ये इस तरह से, बोरोन में पांच है ना। कार्बन की अगर बात करोगे तो भैया कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 है ना। सॉरी, नाइट्रोजन का 7 है, कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, हीलियम का 2 है, नियोन का 10 है, सोडियम का 11 है। इन सब में एक में भी प्रोटॉन की संख्या समान नहीं होती है। इस कारण से तो प्रोटॉन की संख्या कभी भी समान नहीं होती। ये दो चीजें इन्होंने वैज्ञानिकों को समझाई कि भाई पहली चीज, प्रोटॉन कम ज्यादा नहीं होते। दूसरी चीज, हर तत्व के अंदर ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक है, हर तत्व के अपने प्रोटॉन होते हैं जो दूसरे तत्वों से अलग होते हैं, या प्रोटॉन की संख्या अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग होती है, समान नहीं होते, है ना। 1913 में होगा नहीं बेटा, 1913 आप जब भी पढ़ते हो, 1913 में इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी।
तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का टाइम बोलते हो। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया था। ठीक है, जो मैं आपको पहले ही इस ईयर के बारे में, आप क्लास को सुना करिए, आप सुनते नहीं हैं इसीलिए डाउट पूछते हैं। मैंने आपको पहले ही ये चीज बता दी थी, सन 1913 का किस्सा क्या है। 1911 में एटॉमिक नंबर डिस्कवर करते हैं, 1913 के अंदर नया आधुनिक आवर्त नियम देते हैं और उस पीरियोडिक लॉ के हिसाब से तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के नहीं परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाने पर निश्चित समय के बाद पुनरावृत्ति होती है। 1933 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है, क्योंकि 2 साल का टाइम पीरियड इन्हें लग जाता है उन तत्वों को अरेंज करने के लिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने के लिए। तो 1911 में जो इन्होंने सिर्फ एटॉमिक नंबर के बारे में बताया, 1913 में उस एटॉमिक नंबर से वो उपलब्धि हासिल करी 1913 में, जिसे आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसीलिए कभी कभी आपको 1911 और 13 में कंफ्यूजन होता है। आज इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के टाइम पढ़ेंगे, अभी हम ये पढ़ रहे हैं। अब एक चीज निकल करके ये आती है कि सर आपने ये तो बता दिया कि एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या। चलो ठीक है सर, ये हमें पता चल गया। सर इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता कैसे चलता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता कैसे चलता है ना भैया? सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी संख्या का पता कैसे चलता है? तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के, नंबर ऑफ प्रोटॉन। आपके माइंड में अब एक चीज आई होगी कि सर जब नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही जब इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो गुरुदेव फिर इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक के बराबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या जब केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 है, अभी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे ही सोडियम के पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या अब 10 हो गई। पहले कितनी हुआ करती थी? जब नहीं था तो 11 हुआ। तो डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? कि हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बराबर कभी भी क्या नहीं होगा? एटॉमिक नंबर नहीं होगा, है ना। एटॉमिक नंबर नहीं होगा, परमाणु क्रमांक नहीं होगा। उम्मीद है आपको यह चीज समझ में आई होगी। कारण क्या है? कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, सिंपल सा फंडा है, साधारण सी बात है, ठीक है बेटा। अभी इस चीज पर फोकस करो। आगे आने वाले जो टाइम है, 1915 में क्या हुआ, 18 है ना, 1863 में, 1853 में क्या हुआ, है ना। एक सिंपल सी बात है, पंडित जी शादी कराने आए हैं तो शादी के मंत्र पढ़वाइए। उन्हें श्राद्ध के आते हैं? तुम सोच रहे हो नहीं श्राद्ध के भी सुना जाओ साथ में, माना आने वाले टाइम पे घर में एक श्राद्ध होने वाला है, आज ही पढ़ दो, ऐसा नहीं होता है। जब श्राद्ध होगा तब फिर बुला लेना, वो श्राद्ध कर जाएंगे। चलिए अगली चीज कि सर ये तो पता चल गया, अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे पता चलती है? न्यूट्रॉन की संख्या कहां से पता चलेगी गुरुदेव? ये तो आप बता ही नहीं। न्यूट्रॉन की संख्या कहां से पता चलेगी? ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। कहां बता चुका हूं? कि एटॉमिक मास जो होता है, परमाणु द्रव्यमान, ये किससे मिलकर बना होता है? कि सर परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान में से आप प्रोटॉन की संख्या माइनस कर लीजिए। किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या। आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर लीजिए, और जब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करेंगे तो भैया आपको क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी, है ना। अब इसके बेसिस पर कल हम ये देखेंगे किसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपके माइंड में रहा हो सर प्रोटॉन पर द्रव्यमान वगैरह ये नहीं पढ़ाओगे क्या? पढ़ेंगे। अभी मैंने ये नहीं कहा परमाणु संरचना कंप्लीट हो गई है, कल इसका एक पार्ट और करेंगे, है ना। आज का समय हो चुका है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी।